देखो बेटा, मैटर, ठीक है, क्लास 6 में हम ये पढ़े हैं कि मैटर क्या है, इट इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मास, है ना। और मैटर इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस क्या है? वी कैन सी इट, वी कैन फील इट, वी कैन टच इट, फीलिंग मतलब टच, ठीक है, वी कैन स्मेल इट और वी कैन टेस्ट इट। ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। आईज से वी कैन सी एंड वी कैन हियर, वी कैन फील इट एंड टच इट, ये लगभग एक ही हो गया। तो वी कैन सी मैटर, वी कैन हियर मैटर, ठीक है, वी कैन स्मेल मैटर, वी कैन टेस्ट मैटर, वी कैन टच मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मास एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। समझ में आ गया? कोई भी ऐसा चीज जिसका मास है, उसका वॉल्यूम है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं, विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हम आंखों से उसको देख सकते हैं। अच्छा, हवा तो नहीं दिखती, बट हम हवा फील तो कर सकते हैं। ठंडी हवा चलेगी, हमें पता तो चलता है, हवा की आवाज तो सुनाई दे सकती है। आंधी तूफान आता है तो हवा की आवाज आती है ना। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, दैट इज मैटर। कोई ऐसी चीज जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर में काउंट होती है। अब देखो यहां पर, इसके बाद यहां से आया, ठीक है, all living things and all non living things in the universe are matter। पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स है और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, दे आर मैटर, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? क्या है? मैटर है, ओके। अब इंडियन फिलोसोफर्स ये कंसिडर करते रहे कि मैटर जो है ना, वो 5 तत्व का बना है। वो 5 तत्व क्या है? इंडियन फिलोसोफर्स ये मानते रहे कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स। व्हाट आर दोज थिंग्स? व्हाट आर दोज थिंग्स? 5 तत्व मानते थे, ठीक है। धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। क्या मानते थे? धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। अब उसके बाद एक और फिलोसोफर हुए, मतलब ऋषि से भी सीनियर जो होता है, महाऋषि। जैसे एक होता है राजा, 7-8 राजों का भी जो हेड होता है वो महाराजा, है ना। तो ऋषि मतलब बहुत ज्ञानी आदमी। 7-8-9 ऋषि हो, उनसे भी सीनियर कोई हो, दैट इज महर्षि, ठीक है। सिंपल भाषा में यही है, ठीक है। महर्षि कन्नड़ कंसिडर्ड मैटर टू बी मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड अणु, ANU। अणु नहीं पढ़ेंगे, अणु, जैसे परमाणु होता है ना, परमाणु, परम मतलब फर्स्ट, अणु। महर्षि कन्नड़ ने बोला कि जो एटम है ना, ये एक्चुअली बहुत छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स को उसने हिंदी में नाम दिया अणु, ठीक है। नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल एंड एग्जिस्ट फ्री इन नेचर एंड इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि जो मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल्स को बोला गया मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी चीज के पूरे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा ना, तो वो ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा तो वो हाइड्रोजन के सारे प्रॉपर्टीज को शो करेगा। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल होगा तो वो सोडियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल से भी और छोटे चीजें होती हैं। मॉलिक्यूल भी किसी चीज से बना है। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे कि ये भी किसी चीज के बने हैं, बट उतना आगे अभी नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ठीक है।
Molecule composed of atoms can exist independently and freely in nature. Molecule composed of one atom is called monoatomic molecule, like helium, neon, argon. हीलियम, नियॉन, आर्गन ये क्या है? ये नोबल गैसेस हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब कैसे हैं? नोबल गैसेस हैं. ये किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं. तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक ही एटम से बने होते हैं. ठीक है. जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन हम कैसे लिखते हैं? H2 लिखते हैं. ये पता है ना, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं. तो यहां पर H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन हाइड्रोजन एटम. यहां पर H2 है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. H2 का मतलब वो है कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है. तो इसमें दो एटम्स हैं, तो ये डाई एटॉमिक है. डाई मतलब दो. बाकी जो नोबल गैसेस हैं उसमें एक ही एटम से मॉलिक्यूल बना होता है, वो मोनो एटॉमिक होता है. ठीक है. ओके. अब एक चीज और देखेंगे. O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का. O2 का मतलब क्या है? कि दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइंड है ना. O3 क्या मतलब है? O3 भी कुछ होता है. थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर. तो ये क्या बन जाता है? ये ओजोन बन जाता है ना. ये ओजोन गैस बन जाता है, ओजोन. और ये ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है. ओजोन पॉइजनस गैस होता है. ठीक है. अब देखो, अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. दीज आर ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये सब कैसे हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो एटम से बने हुए हैं. दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा. दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा. दो नाइट्रोजन एटम मिलके एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, एंड सो ऑन. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला ये, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई. हम ऐसे करके या नॉर्मल किसी माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख पाएंगे. मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. ठीक है. दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. उनको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. है ना. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. ठीक है. उनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस. ठीक है. मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई चीज ऐसे किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. और अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म होते हैं. मैकेनिकल एनर्जी के कौन से फॉर्म है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. है ना. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है. तो पार्टिकल्स जो है, स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ये रुके नहीं है. ये हमेशा वाइब्रेट कर रहे, इधर उधर इधर उधर वाइब्रेट करते जा रहे. ये पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट करते जा रहे हैं. ठीक है. ये रुके नहीं है कभी भी, कभी रुकते नहीं है. ये एकदम वाइब्रेट करते रहते हैं. भले हमें पता ना लगे, देख के हमें हो सकता है ना पता लगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है और जो एटम्स है, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. वो कैसे हैं? दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. ठीक है. दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. अब देखो, मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई. ठीक है. मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द साइज 10 to the power -10 मीटर. अब 10 to the power -10 का मतलब क्या है?
ध्यान से समझना। 10 टू द पावर -10 का -1 का मतलब क्या होता है? 1/10 मतलब 0.1। ठीक है। अच्छा, 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या है? 1/10 टू द पावर 2 मतलब 1/100 मतलब 0.01, है ना। यहां -1 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां 10 की पावर -2 है तो पॉइंट के बाद एक 0 एक 1 दो डिजिट है। इसके हिसाब से 10 की पावर -10 अगर होगा तो ये कितना होगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 1। पॉइंट के बाद 10 डिजिट आ गए, इतना मीटर। अब ये कितना छोटा होगा साइज, इमेजिन करो। ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, एक मीटर को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो 1 सेंटीमीटर बनता है। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 मिलीमीटर बनता है। 4 जीरो जरा काट दो यहां से, तो 1 10 100,000 10,000 लाख। 1 मिलीमीटर जो है ना, उसको भी 1 लाख पार्ट में डिवाइड करो, तब जाके एक एटम का या एक मॉलिक्यूल के साइज के आसपास कहीं हम पहुंचेंगे। तो कैन यू इमेजिन, इमेजिन कर पा रहे हो? ये जो छोटा सा है, ये छोटा सा जो पार्टीशन है, इतना, ये मेरे फिंगर्स के बीच में कितना गैप है? ये 1 मिलीमीटर का गैप है। इस गैप को भी 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 लाख पार्ट्स में, तब जाके कहीं बनेगा 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है, राइट। इट इज टू स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, कोई माइक्रोस्कोप की मदद से भी हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते। अब देखो, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखो। टेक अ क्लीन बीकर, पोर 100 ml ऑफ वाटर इन इट, नाउ ऐड 3 to 4 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पर्पल कलर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम पानी में घोलेंगे तो पूरे पानी में वो कलर अपना फैला देते हैं। ठीक है, नाउ स्टर द सॉल्यूशन विद अ ग्लास रॉड so that the crystals dissolve in water evenly. Note the color of the solution, it will be pink. Pink कलर के ये क्रिस्टल्स पानी में अपना कलर फैला देंगे। अब इसमें करना क्या है देखो, हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर हमने 2 3 4 क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जैसे तुम लोग वो देखो शुगर क्रिस्टल्स कितने छोटे छोटे होते हैं, है ना। और एक छोटा सा मिश्री होता है, वो देखो, वो भी छोटा होता है ना, उससे छोटे, और शुगर क्रिस्टल से थोड़े बड़े, समझ गए। तो 2 4 इसमें डाल दो पानी में और इसमें घोल दो, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे पानी का कलर पूरा ऐसा पर्पलिश पिंकिश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 4 और बीकर ले लो, सब में 100 ml पानी डाल दो। 4 और बीकर लो, सब में 100 ml पानी डाल दो। ठीक है, ये हमारा पहला बीकर है, इसमें पानी का कलर बहुत डार्क है। अब क्या करना है, इसमें से 10 ml कलर्ड वाटर इसके अंदर डाल देना है। तो हम देखेंगे कि ये वाला पानी भी पूरा कलर्ड हो गया, लेकिन कलर थोड़ा सा लाइट है, मतलब इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल के इसके अंदर आए, कलराइज किए इसको, इसमें से भी कुछ पार्टिकल्स निकल के इधर आए, तो पूरा इसको कलराइज कर दिए। अब इसमें से 10 ml पानी लेके इस वाले क्लीन वाटर में डाल दो, तो ये भी पूरा कलराइज हो जाएगा, लेकिन कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर इधर भी पूरा फैल गए। इसमें से 10 ml लेके फिर से हम कलर्ड वाटर बनाएंगे, ये पूरा क्लीन वाटर है, यहां से कलर्ड लेकर 10 ml इसके अंदर डाल दिया, तो ये वाला क्लीन वाटर भी कलराइज हो गया, लेकिन कलर और थोड़ा सा लाइट हो गया, कलर और थोड़ा सा लाइट हो गया। मतलब ये जो 3 4 क्रिस्टल्स थे,
ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए कि इसके पूरे वाटर को कलराइज कर दिया। फिर इसमें से थोड़ा पानी इसमें डाला तो वो थोड़े से क्रिस्टल्स और फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये वाला पानी भी कलराइज हो गया। इसमें से थोड़ा सा निकाला, ये वाला भी कलराइज हो गया। इसमें से थोड़ा निकाला, ये भी कलराइज हो गया। तो हम सोच सकते हैं कि ये 3-4 जो क्रिस्टल्स थे ये कितने ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए होंगे, कि थोड़ा इधर आया, फिर उसमें से भी थोड़ा इधर आया, फिर उसमें से थोड़ा इधर, उसमें से थोड़ा इधर। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। और एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, और सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। करना क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, ठीक है, उसमें एक 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐसे घोल दो। वो पूरा पानी में सॉल्ट का टेस्ट आएगा कि नहीं? मतलब 1 पिंच ऑफ सॉल्ट कितना होता है, इतना छोटा सा होता है, हल्का सा। उसको हमने डिसॉल्व किया पानी में, तो पूरा 300 ml ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा सॉल्टी हो गया। मतलब वो थोड़े से सॉल्ट के क्रिस्टल्स इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए कि पूरा 300 ml का ग्लास जो है वो पानी सॉल्टी टेस्ट करने लगा। तो ये भी एक प्रूफ है इस बात का कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। समझ में आया? समझ में आया ना? और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर पे अक्सर कपड़े धोने के लिए एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है, जिसको अक्सर हम लोग व्हाइट कपड़े धोने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, है ना? रॉबिन, आला, ऐसे करके कुछ कुछ नाम होता है, रिन, अल्ट्रा, कुछ भी होता है ना? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे करना है, मेरा नाम नहीं आना है। घर पे पानी ले लेना है, उसमें 1-2 बूंद वो ब्लू वाला लिक्विड डाल देना है, ठीक है? कांच के ग्लास में करना या प्लास्टिक वाले ग्लास में करना, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास है ना, उसमें करना। तो पानी ले लेना, उसमें 1-2 बूंद वो कपड़े धोने वाला ब्लू लिक्विड डाल देना। डिटर्जेंट मत डालना, समझ गए ना कौन सा लिक्विड हम बोल रहे हैं? वो ज्यादातर व्हाइट कपड़े धोने के लिए काम में आता है, मम्मी से पूछ लेना। वो 2-3 बूंद इसमें डाल देना, ठीक है? अब ये वाला पानी देखोगे पूरा ब्लू कलर का हो गया। अब ऐसे ही 4-5 और ग्लास लेना, इसमें से थोड़ा 1-2 चम्मच पानी निकाल के इसमें डाल देना। देखना ये वाला पानी भी पूरा कलराइज हो जाएगा। इसमें से 2-3 चम्मच पानी इसमें डाल देना, ये भी पूरा कलराइज हो जाएगा। तो यहां से भी हम पता कर सकते हैं कि इनिशियली जो हमने 2-3 ड्रॉप्स डाले थे वो कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि उसने 3-4-5 ग्लासेस ऑफ वाटर को कलराइज कर दिया। बट ईच टाइम द कलर विल फेड अवे, हल्का 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 कलर जो है वो पानी का लाइट होता जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, वो डाइल्यूट हो रहा है ना बेटा। पहले क्या था कि पानी में हमने 3-4 ड्रॉप्स डाले, है ना? अब उसमें से थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाला, हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गया, कलर का कंटेंट कम हो गया ना, कलर का कंटेंट कम हो गया ना, समझ गए ना? ठीक है, बट उसमें कलर आएगा, हमें दिखेगा कि कलर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो 3-4 ड्रॉप्स ऑफ कलर थे वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से बने थे कि वो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। समझ में आया ये चीज? सॉल्ट एंड वाटर के साथ भी सेफली ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक गिलास पानी में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डालो, पूरा घोल दो, देखो पूरा पानी जो है वो नमक टेस्ट का हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। इसका मतलब वो छोटे से सॉल्ट क्रिस्टल्स कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए कि उसने पूरे पानी के वॉल्यूम को अपना टेस्ट दे दिया। समझ में आ गया? नाउ, molecules of matter have spaces between them. The space between the molecules of matter is called intermolecular spaces. अब नॉर्मली समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, सपोज करो ये कोई सॉलिड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, कोई जगह नहीं है, वेरी टाइटली पैक्ड। इसीलिए सॉलिड्स का अपना एक फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स जनरली अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, है ना? इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। हाँ, इतने टाइटली पैक्ड हैं कि ये कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकते। पर क्या इसमें किसी तरह का मोशन नहीं है? है, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं वो।
इनका वाइब्रेटरी मोशन कब बंद होगा? जब इसको -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये सब आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, वो इतना क्लोजली पैक्ड हैं कि वो इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, अपनी जगह पे हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं, और वो हमें देख के नहीं पता चलेगा। जैसे ये एक पेन है, ये किसी मेटल का बना है, अब इसमें क्या पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन इतना कम है वो मोशन कि हमें फील नहीं हो रहा है ना। फोन वाइब्रेट करता है तो हमें फील होता है, वो वाइब्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर सॉलिड्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्का हल्का कर रहे हैं, वो हमें ऐसे देख के पता नहीं चलता है। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये क्यों नहीं दूर जा पा रहा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, नहीं तुमको जाने देंगे कहीं, ऐसा टाइप। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे ज्यादा लेस है। समझ पा रहे हैं ना? टाइटली पैक्ड है, कोई जगह नहीं है इसके बीच में, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लेस है, लीस्ट है, हम बोलेंगे सबसे कम है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में सबसे कम है। अब ये दूर नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। समझ में आया है ना? तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया सॉलिड का। ठीक है, अब सोचो लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, इधर उधर घूम सकते हैं, अपनी वॉल्यूम के बाहर नहीं जा सकते। अगर हम एक ग्लास में पानी रख दें तो ग्लास में से पानी उड़ के बाहर नहीं जा सकता, उस ग्लास के अंदर ही मूव कर सकता है, वो अपने वॉल्यूम के अंदर मूव कर सकता है। कहने का मतलब, अगर इस ग्लास में हमने यहां तक पानी भर दिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर भी नहीं जा सकते, इसी वॉल्यूम के अंदर रहेंगे। हाँ, गर्म होके, इवेपोरेट होके, बॉयल होके जाएंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट ऐसे अगर देखा जाए तो नहीं जा सकते, नहीं ना जा सकते। तो यहां पर लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इट इज मोर देन सॉलिड्स। क्या हम बोलेंगे? इट इज मोर देन सॉलिड्स। अच्छा, अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या लगता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है? कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, इसलिए ये फ्लो कर सकता है। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसको जिस शेप में डाले, जिस कंटेनर में डाले, उसी का शेप ये ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ आ रहा है ना? ओके, अब आते हैं गैसेस पे। गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? जो मन में आए वो करो, कोई रोक टोक नहीं है। जहां जाना है वहां जाओ, जिधर जाना है उधर जाओ, जैसे जाना है वैसे जाओ। तो इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस होगा तो तुम्हें क्या लगता है वो यहीं तक रहेगा क्या? नहीं, गैस तो फ्लो कर जाएगा। लिक्विड के फ्लो और गैस के फ्लो में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड किसी भी कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा, गैस भी किसी भी कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा। गैस का लेकिन कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है ना? अगर सपोज करो ये 1 लीटर का बॉटल है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर,
1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। इसके अंदर हमने सिर्फ 100 मिलीलीटर ऑफ गैस डाला, तो गैस यहीं तक रहेगा कि पूरे कंटेनर में फैल जाएगा? पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। लेकिन अगर एक ग्लास के अंदर हम पानी डालेंगे या एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा चाय डालेंगे, तो चाय यहीं तक रहेगा कि पूरा ग्लास भर जाएगा? उसका फिक्स वॉल्यूम है ना। अगर हमने इतना सा डाला कटिंग चाय, ये तो इतना ही रहेगा ना, पूरा तो नहीं भरेगा। समझ गया ना? जो हाफ ग्लास चाय होता है ना, उसको कटिंग चाय बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये पूरा ग्लास तो नहीं भरेगा ना, हाफ ही रहेगा ना ये। लेकिन अब यहां पर सपोज करो इस रूम में अगर हम थोड़ा सा रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दें, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, कितना होगा? 5-10 ड्रॉप एक स्प्रे में कितना निकलेगा? उतना ही निकलेगा। लेकिन ये पूरा इतना बड़ा रूम है, हर कॉर्नर में उसका स्मेल आएगा ना, है ना। लेकिन यहां अगर हम 5-10 ड्रॉप पानी गिरा दें तो पूरा रूम गीला हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो सकेगा ना। अगर हम 5-10 ग्राम सॉल्ट यहां पर एक कोने में ला के रख दे, तो एक कोने में ही रहेगा, वो पूरे रूम में तो नहीं भरेगा। लेकिन अगर गैस होगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी भी, उसके पार्टिकल्स इतना दूर तक फैल जाएंगे कि पूरे रूम में फिलअप हो जाएंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है परफ्यूम्स, परफ्यूम या रूम फ्रेशनर या कोई भी ऐसी सेंटेड चीज, स्मॉल क्वांटिटी में 1-2 बार स्प्रे करेंगे पूरे रूम में सेंट आएगी। मतलब वो थोड़े से पार्टिकल्स इतने स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, इतने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, अब ध्यान से समझो, फिर से एक बार रिवाइज करो। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, यस और नो? यस, यस। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता। सॉलिड का फिक्स्ड शेप है, यस और नो? यस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस कैसा है? सबसे कम, लीस्ट, लीस्ट स्पेसेस। कैसे बोलेंगे? वेरी टाइटली पैक्ड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। The intermolecular force of attraction between solid molecules is very strong. ठीक है। लिक्विड्स के केस में लिक्विड का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है? हाँ, फिक्स्ड वॉल्यूम है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, आधा लीटर ही रहेगा, है ना। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप है? नहीं। लिक्विड्स ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, या लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अगर हम स्टोर करेंगे ना कंटेनर के अंदर, तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। अगर हम पानी को जग में डालें तो वो जग के शेप का दिखेगा, उसको बॉटल में डाले तो बॉटल के शेप का बन जाएगा, ग्लास में डाले तो ग्लास के शेप का बन जाएगा, चम्मच में ले लो तो चम्मच के शेप का बन जाएगा। बट उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। 1 लीटर पानी है ना, तो वो 1 लीटर ही होगा, फैल के 2 लीटर 3 लीटर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। लिक्विड्स के केस में जो स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, हम कैसा लिखेंगे? द स्पेसेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लिक्विड्स के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स का थोड़ा सा कम है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बोलेंगे। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर मूव कर सकते हैं, यस, दे कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर ही वो मूव कर सकता है, इस वॉल्यूम के बाहर नहीं मूव कर सकता। ग्लास में यहां तक चाय है ना, तो इसके बाहर उसके वॉल्यूम्स नहीं आ सकते, इसके बाहर उसके पार्टिकल्स ऐसे नहीं आ सकते। गर्म करने से इवेपोरेशन के केस में क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, बट नॉर्मल कंडीशन में पानी यहां तक है तो यहीं तक रहेगा ना, फैल के पूरे ग्लास में तो नहीं भर सकता। अब आते हैं गैस में। गैसेस में क्या है? ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, है ना। गैसेस में क्या है कि particles are free to move anywhere. Intermolecular spaces is maximum in gases, maximum होता है gases के केस में। Intermolecular forces of attraction is the weakest या least. gases के केस में intermolecular forces of attraction सबसे, बोलो साथ साथ बोलो, intermolecular forces of attraction सबसे कम है, सबसे weak है, और intermolecular spaces सबसे
ज्यादा है। गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम होता है? नहीं होता है। गैस का कोई फिक्स शेप होता है? नहीं होता है। गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर हमने ग्लास में चाय डाला है तो आधे ग्लास में चाय, आधा ग्लास खाली है। लेकिन अगर किसी कंटेनर में गैस होगा तो आधा कंटेनर खाली नहीं होगा, वो गैस फैल के पूरे रूम में ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर हम यहां स्प्रे करेंगे तो खाली इधर ही स्मेल आएगा, उधर तक नहीं आएगा क्या? आएगा। तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो जहां जहां उसको स्पेस मिलेगा वहां वहां वो फैलते जाएंगे, उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यही सारा कुछ आगे समझाया है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। एक छोटा सा एक्टिविटी जो अभी हम लोग डिस्कस किए, स्प्रे अ परफ्यूम इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, यू विल फाइंड दैट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड्स एवरीवेयर इनसाइड द रूम इन अ नेग्लिजिबल टाइम। दिस शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर दे फाइंड स्पेस। ठीक है, ये देखो। दूसरा, टेक अ बीकर, fill it partly with water, add some lycopodium powder which is a yellow colored dust powder called jash powder। इसको बीकर में एक डालो, बीकर में वाटर होना चाहिए, उसको स्टर करो अच्छे से, स्टर द कंटेंट्स ऑफ द बीकर विद अ ग्लास रॉड, टेक आउट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन अ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट क्या होता है? जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ग्लास का स्लाइड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लास का पीस होता है, उस पे वो चीज को रख के फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो टेक आउट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन अ ग्लास प्लेट, प्लेस इट ऑन द टेबल एंड इल्यूमिनेट इट विद अ टेबल लैंप। तो यहां पे बोला है कि ग्लास प्लेट में रख के ऊपर से टेबल लैंप जलाओ, पूरा लाइट उस पर ठीक से पड़े। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये ऐसा जिग जैग जिग जैग जिग जैग, जहां उसका मन करे वैसा मूव कर रहे हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। ठीक है, what is the reason? The reason is that the molecules of water are in random motion which collide with the suspended fine particles of lycopodium powder and make them move in a zigzag path। अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली इधर उधर इधर उधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना? तो वही लाइकोपोडियम पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी मूव करा देते हैं। तो ये क्योंकि येलो कलर का पाउडर है तो ये मूव होता हुआ क्लियरली हम देख पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन मतलब जिधर मन आया उधर, उसका कोई पैटर्न या कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऐसे करके ही जाएगा और अपने रास्ते को ऐसे फॉलो करेगा, नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। रैंडम मोशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, नाउ molecules attract each other. The molecules of matter exert a force of attraction on each other. This force of attraction is called intermolecular force. The intermolecular force is not caused due to the masses, that is gravitational force, but due to the charges, that is electrostatic force of the molecules। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो, कोई भी दो चीजों का अगर मास है ना तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एक बुक यहां पड़ा है, एक बुक यहां पड़ा है, ये दोनों बुक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज दोनों में मासेस हैं, दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट हम कभी ऐसा नहीं देखे बुक रखा हुआ ऐसे टकरा गया। क्यों? क्योंकि दोनों पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है अर्थ का, जो इस समय ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जिसका मास है। तुम लोग वहां बैठे हो, हम यहाँ खड़े, हम लोग दोनों का मास है, कुछ ना कुछ तो है, हम लोग दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यस, तुम मेरे को खींचना चाह रहे हो, हम तुमको खींचना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ यहां पर ज्यादा डोमिनेंट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ यहां पर ज्यादा डोमिनेंट है। क्यों अर्थ सन के अराउंड ऐसा घूम रहा है? क्योंकि सन अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत कम है, इसलिए अर्थ को ही घूमना पड़ रहा है। सन बोला हम नहीं आएंगे, तुमको ही इधर उधर आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग ये चीज तुम लोग सुने होगे कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था
फिर ऊपर से एप्पल गिरा, फिर उसको ध्यान आया भाई नीचे क्यों गिरा, फिर वो सोचा तो उसको पता चले ये तो ग्रेविटी की वजह से गिरा। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्या एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल यस, किया होगा। हाँ, अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ना, तो क्या एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा? उसका लॉ क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स इसके बीच में अगर मास है ना, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अब इस पे कुछ कुछ चीजें काम करती हैं। अगर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होता है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब इसका मास और इसका मास मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट अगर बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है। ये सब चीज क्लास 9-10 में पढ़ोगे। बट अभी के लिए कि अगर एप्पल अर्थ के ऊपर गिरा, मतलब अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो क्या एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने का कोशिश किया होगा? यस, एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल के ऊपर लगाया, क्या एप्पल ने उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगाया होगा? यस, जितना फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर लगाया, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर लगाया। बट क्योंकि वो छोटा फोर्स था, इसलिए एप्पल उसकी तरफ खिंचा गया। उतने छोटे फोर्स से अर्थ मूव नहीं करेगा। अब मान लो एक यहां पे स्कूटी खड़ा है, हम ऐसे धक्का लगाए स्कूटी को हम पुश कर सकते हैं। उतना ही फोर्स लगा के क्या ट्रक को भी पुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ जितना फोर्स एप्पल पे लगा रहा है, एप्पल बेचारा भी उतना ही फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर। लेकिन क्योंकि फोर्स छोटा सा है ना, तो उतने छोटे फोर्स से एप्पल को ही आना पड़ेगा, अर्थ नहीं आ पाएगा। बट टेक्निकली दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया और दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें ये सब चीजें पूछी जा सकती है, या मे बी तुम लोग किसी ओलंपियाड वगैरह में जाओगे तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है उसमें। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन होता है, ये वो है। ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है ना। ऐसा नहीं ये मॉलिक्यूल उसको नहीं बोलेगा तुम दूर भागो मेरे से, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, लेकिन नॉर्मली मैग्नेट तो रिपेल करता है ना, नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाएंगे तो रिपेल होगा ना। अर्थ कभी ऐसे किसी को फेंका ऊपर, चल भाग तुम रिपेल हो जा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। अर्थ तो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है ना। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नॉट रिपल्सिव। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने ये आएगा तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा तो उसको रिपेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर द फोर्स ऑफ attraction is not due to gravity but due to electrostatic forces. This force is a strong attractive force. It is effective between the molecules up to a separation of 10 to the power 9 meter, minus 9, 10 to the power minus 9 meter. As the separation between the molecules becomes more than this force vanishes. इसका मतलब क्या? अच्छा, 10 to the power minus 9 का मतलब क्या बेटा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ये 9 डिजिट्स हो गए। इतने मीटर का अगर गैप है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर सकेगा। अगर गैप इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा? फिर ये फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे तुम लोग वो मैग्नेट वाला चेस खेले हो या मैग्नेट वाला लूडो खेले हो, तो देखोगे जो दो पीसेस होते हैं उसको पास लाओ ना तो उसका मैग्नेट काम करता है, अगर दूर ले जाओ फिर कुछ असर नहीं होता उसमें। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसका फोर्स तब तक ही काम करेगा जब तक दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो 10 to the power minus 9 मीटर है। उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर ये फोर्स वैनिश हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक एक मैग्नेट पास से अट्रैक्ट करता है, बहुत दूर से उसका कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो वो थोड़ा ज्यादा दूर से अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग
while it is less strong between molecules of a liquid and negligible between molecules of a gas. तो मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ज्यादा ही वीक है, एकदम नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, मान लो एक पेड़ है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, एक पत्ता उसमें से ये कर लिया तो उसमें कोई फर्क पड़ा क्या? कोई खास फर्क नहीं ना पड़ा, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, now intermolecular force of attraction between molecules of the same substance is called force of cohesion। अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको बोलते हैं फोर्सेस ऑफ कोहेजन, while the force of attraction between molecules of two different substances is called force of adhesion। एक होता है एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है? वर्ड सुनो, एडहेसिव, जैसे फेविकॉल ये सब होता है ना, ये सब एडहेसिव होता है। ये क्या होता है? दो अलग अलग चीजों को चिपका देता है, जैसे लकड़ी के ऊपर वो माइका चिपकाते हैं, लैमिनेट चिपकाते हैं, होता है ना ऐसा, तो वो एडहेसिव होता है। एक लकड़ी है, एक माइका है, या फिर एक लैमिनेट है, दोनों सर्फेसेस को वो चिपका देता है, तो वो एडहेसिव होता है। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, फोर्स ऑफ एडिशन। और जो सेम सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल इन लिक्विड्स फॉर देयर प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, नाउ लिक्विड्स and gases can flow because the molecular forces of attraction in them are very weak। फ्लो कर सकते हैं लिक्विड्स, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, बट लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो नहीं कर सकता। गैसेस अगेंस्ट द ग्रेविटी भी फ्लो कर सकते हैं, गैस ऊपर भी उड़ के निकल सकता है, पानी ऊपर उड़ के ऐसे नहीं निकल सकता। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन का केस अलग होता है, यहां पर हम लोग नॉर्मल केस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और एक्टिविटी दिया है, try to break a piece of coal into small particles, you will find it difficult to break it in minute particles। ये मिनट नहीं है, स्पेलिंग वैसे ही है बट इसको पढ़ेंगे माइन्यूट। माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ कोल आर बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स्ट देमसेल्फ। हम ये देखेंगे कि कोल को हम छोटा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी छोटा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो कोल के पार्टिकल्स है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज यहां तक हम लोग करेंगे। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, पढ़ के आना एक बार। ठीक है।